तो फिर कर लीजिए ना सर चैनल को सब्सक्राइब। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। सो हेलो एवरीवन, आज हम इस पॉडकास्ट में घर बनाने के बारे में बात करेंगे। घर बनाते टाइम हम क्या क्या गलतियां करते हैं, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए हमें, और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए इससे हमारा घर बहुत अच्छा बने। तो अभय सर से बात करेंगे इसके बारे में। नमस्कार। तो सर मेरा एक पहला क्वेश्चन है आज का कि अगर मेरे पास कोई एक प्लॉट साइज है, ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप मुझे क्या करना चाहिए घर बनाने के लिए उसमें? देखिए, सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है, आपको बनाना क्या है। तो सबसे पहले आप अपने घर वालों के साथ बैठिए, बैठ के एक पेन पेपर लेके बैठिए, चाहे आप हों, आपकी वाइफ हो, आपके बच्चे हों, जो भी सलाह दे सकते हैं या जिनके बारे में एक ड्रीम हाउस का ड्रीम हो, उनके साथ बैठ के डिस्कस कीजिए कि हमें इस बनने वाले घर में चाहिए क्या क्या। कितने बेडरूम चाहिए, कितना पार्किंग चाहिए, कितने टॉयलेट चाहिए, मंदिर चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना, स्टोर रूम चाहिए कि नहीं चाहिए, कोर्टयार्ड चाहिए कि नहीं चाहिए। तो जो भी आपके मन में एक ड्रीम, एक सपना सबके मन में होता है, उसको पहले नोट डाउन करिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें टाइम लगाइए। ऐसा नहीं है कि आज ही सोचा और आज ही सब कुछ कर लिया। 4-6 महीने मंथन कीजिए, 2-4 घर देखिए, नोट डाउन कीजिए अपने रिक्वायरमेंट्स, उसके बाद ही आप अगले स्टेप तक जाइए। तो सर ये मान लीजिए आजकल क्या हो रहा है, आजकल लाखों घर बन रहे हैं सर, ठीक है, उसमें से लाखों में से अगर मैं बात करूं तो कुछ 3 या 4-5% लोग बाग प्रोफेशनल हायर करते हैं, बाकी सब ऐसे ही कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार से बनवा लेते हैं। तो सर आपकी क्या इसमें राय है? तो इसीलिए तो आपको हजारों में एक घर जो कि प्रोफेशनल हेल्प से बना होता है आपको दिखता है, आपको पता चलता है कि अरे यार देखो ये क्या लाजवाब घर बना है। बिल्कुल। और वो लाजवाब घर कोई ऐसे ही अनाड़ी नहीं बना सकते हैं। इसीलिए मेरी सलाह है कि जब आप ये डिसाइड कर ले कि आपको क्या चाहिए अपने घर में, आप किसी प्रोफेशनल के पास जाएं, यानी आर्किटेक्ट से मिलें और आर्किटेक्ट को अपना रिक्वायरमेंट बताएं। वो आपको सही गाइड करेंगे और तब आपका ड्रीम हाउस सही में ड्रीम हाउस बन के बाहर आएगा। अदरवाइज वो 10 गलतियों का घर होगा और जब वो गलतियाँ जब उस गलतियों को आप देखेंगे महसूस करेंगे, जिंदगी भर कुढ़ते रहेंगे। हाँ। क्योंकि घर हर इंसान एक ही बार बनाता है। सर जैसे मैंने भी अपना एक नया घर बनवाया 1-1.5 साल पहले, तो मुझे भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो उस प्रॉब्लम से मैं रियल लाइफ प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए सर, जब मैंने अपना घर का नींव खुदवाया नीचे, तो मैंने देखा उस टाइम पे पैरेलली काफ़ी सारे घर बन रहे थे हमारी सोसाइटी में। तो मैंने तो एक आर्किटेक्ट से पूरा डिज़ाइन कराया था। तो मेरा जो उसने नींव खोदा है वो 5 फुट से ज़्यादा खोदा था, 6 फुट के करीब खोदा था। उसके बाद 5 फुट में हमने कॉलम वगैरह डाला है इसमें। लेकिन मैंने काफ़ी और घरों में भी देखा था, उनके ठेकेदार ने सिर्फ 2-2 फुट खोद के ही उनका कॉलम पिलर खड़े कर दिए हैं। तो ये कैसे है सर? यानी आप पूछना चाहते हैं कि आपको फाउंडेशन डालने के लिए कितनी मिट्टी की खुदाई करनी चाहिए? बिल्कुल सर। ये बहुत ही सटीक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इसमें कैसे हम सही निर्णय लें इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा। देखो, अगर आपको एकदम 100% सही जानकारी चाहिए तो इसके लिए टेक्निकल सलाह आपको एक सॉइल इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। लोग कराते नहीं हैं। जब कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाता है तो वो सॉइल इन्वेस्टिगेशन कराने के बारे में या तो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, और पता भी है तो उन्हें लगता है कि कौन इतना एक्स्ट्रा खर्चा करे। तो देखिए, अगर आप करा सकते हैं, अगर आप थोड़े से पैसे खर्च करेंगे 40-50 हज़ार, तो आपको एक बढ़िया सॉइल इंजीनियर से आप टेस्ट करा पाएंगे और आपको पता चलेगा कि आपका घर का फाउंडिंग लेवल क्या होना चाहिए। क्योंकि आपके घर के, आपके प्लॉट की जो मिट्टी है उसकी मजबूती कितनी है वो जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऐसे अगर आप थंब रूल की बात करेंगे तो मिनिमम जो है, जो एक जनरल क्राइटेरिया है कि 1.5 मीटर का मतलब हुआ करीब 5 फुट के आसपास आपको फाउंडिंग लेवल रखना चाहिए। लेकिन ये उसके ऊपर भी 1 फीट हो सकता है, उससे नीचे भी 1 फीट हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपके सॉइल कितना मजबूत है, या अगल बगल के लोगों ने, अगल बगल में अगर कोई इंपॉर्टेंट वर्क हुआ है, जैसे कोई ब्रिज बना हो, कोई पुलिया बना हो, तो वहाँ से भी पता कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने ज़रूर सॉइल इन्वेस्टिगेशन कराया होगा। बिल्कुल सर जैसे मान लीजिए अभी हमारा एक नींव खुद गया, नींव के बाद हम अगर नीचे क्या होगा, बेसमेंट में बेस से हम लोग कॉलम स्टार्ट करते हैं। तो कॉलम स्टार्ट करते हैं तो मैंने ये देखा है कि काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, कॉलम में अपना वाइब्रेटर नहीं लगवाते हैं। वाइब्रेशन होता है ना सर, वाइब्रेटर होता है, तो वाइब्रेटर नहीं लगवाते हैं। बोलते हैं कि यार ज़्यादा वाइब्रेटर लगवा देंगे तो प्रॉब्लम आता है। अब वो किस टाइप का प्रॉब्लम आता है? कोई बोलता है कि सारा सीमेंट का पानी बाहर बह जाता है,
तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? तो देखो, वाइब्रेशन कराना इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि जब हम कंक्रीट को मिक्स करते हैं ना, जब मसाला बनाते हैं जिसको देसी भाषा में कहें, तो उसके अंदर एयर ट्रैप हो जाता है। तो एयर ट्रैप होगा तो उसमें वॉइड रहेगा, वॉइड अगर रहेगा यानी खाली स्थान रह जाएगा, तो आप वो मजबूती उसको उतना नहीं मिलेगी। उसको पूरा कॉम्पैक्ट करना ज़रूरी है। तो कंक्रीट को आप ऐसे ठोक ठाक के अगर कॉम्पैक्ट करेंगे तो वो अच्छे से कॉम्पैक्ट नहीं हो पाता है। अगर उसमें वाइब्रेटर चलाएंगे तो वो एयर पॉकेट जो है ना बहुत ईजिली बाहर निकल जाते हैं। लेकिन ये भी सही है कि अगर आप ओवर वाइब्रेट कर देंगे तो सेग्रीगेशन हो जाएगा। सेग्रीगेशन एक टेक्निकल टर्म है जिसमें सीमेंट, गिट्टी और बालू अलग अलग हो सकते हैं। इसीलिए वाइब्रेटर चलाने का काम जो है बहुत ही एक्सपीरियंस मजदूर को करना चाहिए या एक्सपीरियंस टेक्नीशियन को करना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि मुझे ज़्यादा भी नहीं करना और कम भी नहीं करना। कितना करूँगा कि हनी कॉम्बिंग या वॉइड जो है कंक्रीट का बिल्कुल बाहर निकल जाएगा। तो ये है इसका सही जवाब। ओके सर। तो सर जैसे मान लीजिए हम कोई घर बनाते हैं, तो कोई मैंने घर देखा है, जैसे मैं अपना एक दोस्त का एग्जांपल देता हूँ, तो उसने घर बनाया है नॉर्मली, ठीक है, तो उसने इतना ऊंचा घर बना दिया है, उसने प्लिंथ लेवल अपना इतना ऊंचा डिसाइड कर दिया है कि वो आगे जो उसके 10 या 12 फुट रोड था, तो सर आधा जब वो अपना रैंप बनाता है तो आधा रोड ही कवर हो गया है। तो सर हम ये कैसे पता करें कि हम लोगों को प्लिंथ लेवल कितना रखना चाहिए? बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अपना प्लिंथ को डिसाइड करना। देखो, अगर आप ऐसे मोहल्ले में घर बना रहे हैं जहाँ पहले से बहुत सारे घर बने हों, तो वहाँ पे इतना मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे पता होता है अगल बगल के घर के रेफरेंस के उससे 2-3 इंची ऊपर रख लीजिए। पहला देखो रेफरेंस ये होता है। दूसरा है आपके नियर बाई या घर के सामने से जो रोड जा रही है, अगर वो रोड का लेवल गवर्नमेंट ने फाइनलाइज कर दिया है, कच्चा रोड नहीं, अगर वो फाइनल हो गया, उस पर कंक्रीट पड़ गई है और सीवर भी डल चुका है, तो आप समझ लो कि अब वो रोड फाइनल हो गया है। उसके बाद वो रोड उठेगा नहीं। जब भी उसकी रिपेयरिंग होगी उस रोड को तोड़ा जाएगा, रिपेयर किया जाएगा और लेवल को वही मेंटेन किया जाएगा। तो आप उस लेवल से 1 फीट यानी 300 mm ऊपर रखिए। लेकिन अगर मान लो कि आपने कोई ऐसे एरिया में लैंड लिया जहाँ पे अभी बसावट नहीं है, बस इक्का दुक्का घर है, और आप भी अभी जहाँ पे घर बना रहे हैं वहाँ पे सिर्फ आप ही का घर बनना है, तो ऐसे जगह में आप तो एक तो अगर आपके पास एक्सपर्ट टेक्नीशियन है जो लेवल उठा के ला सकते हो थोड़े दूर से, तो जो भी इम्पोर्टेंट रूट है वहाँ से कोशिश करिए कि आप लेवल लेके आइए और उससे डिसाइड करिए कि मुझे कितना रखना चाहिए। लेकिन इसके अलावा एक और तरीका है कि आप बुजुर्गों से पूछिए कि इस एरिया में पिछले 50, 30, 40 सालों में जो हैवी बारिश हुई थी तो किस लेवल का उसमें ये हुआ था, किस लेवल तक पानी भरा था। अगर वो लेवल आपको मोटा मोटी पता चलता है तो उससे कम से कम 1 फुट या 1.5 फुट ऊपर आप अपना प्लिंथ लेवल रख सकते हैं। तो ये तरीका होता है प्लिंथ लेवल डिसाइड करने का। ठीक है। सर जैसे मैं ऐसा मानता था जब मैंने नहीं पढ़ा था इंजीनियरिंग को, तो मैं ये मानता था कि सर ज़्यादा सरिया ज़्यादा स्टेबिलिटी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो कुछ इसके बारे में बोलना चाहेंगे कि मैं ज़्यादा, अपने लोग होते हैं कई बहुत ज़्यादा सरिया लगवा देते हैं, ओवर आयरन लगा देते हैं, ओवर स्टील लगा देते हैं अपने घरों में, तो वो क्या सही है या गलत है? अब इसका उत्तर मैं सिर्फ तुम्हें एक बात समझाना हूँ और जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको भी बताऊंगा, और वो खुद डिसाइड कर लें कि सरिया ज़्यादा डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। आपके शर्ट में एक बटन लगा है, वो बटन आपने किससे लगाया है? धागे से लगाया है। अब आप बोलो कि उसमें इतना सारा धागा लगा दो, इतना 10 गुना धागा लगा दो और वो बटन तोड़ोगे तो क्या होगा? 2 तरीके से बटन टूट सकता है, या तो वो धागा टूट जाए, या आपका शर्ट का कपड़ा फट जाए, या फिर बटन का मटेरियल ही टूट जाए। तो तीनों में से जो वीक पड़ेगा वो टूट जाएगा। तो आप अगर एक्स्ट्रा धागा लगा दोगे तो आप उस बटन को मजबूत नहीं कर रहे हो। धागा ज़्यादा हो जाएगा तो आपका शर्ट फट जाएगा, धागा वीक होगा तो धागा टूट जाएगा। अगर शर्ट भी मजबूत है, धागा भी मजबूत है, तो बटन का अपना मटेरियल टूट जाएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि तालमेल बना रहे। हाँ, तालमेल बना रहे। तो आप एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट डाल के कुछ मजबूती नहीं बढ़ा रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ उसकी लाइफ को कम कर रहे हो। देखो, कंक्रीट की तो एक अपनी लाइफ है, लेकिन वो लाइफ पत्थर के इतनी तो होती नहीं है। लेकिन जब कंक्रीट में रेनफोर्समेंट डाल देते हैं ना, तो लाइफ और कम हो जाती है, क्योंकि जो रेनफोर्समेंट होता है उसमें लगती है जंग, और जब जंग लगेगी तो वो क्या करेगा? पूरे स्ट्रक्चर को कमज़ोर कर देगा। तो इसीलिए हमेशा कोशिश करिए कि कम से कम सरिया डालना है। तो कम से कम सरिया का मतलब ये होता है कि जितना ज़रूरत है उतना डालना है, उससे ज़्यादा भी नहीं डालना है और उससे कम भी नहीं डालना है। ज़्यादा डालेंगे तो जंग वंग लगने का खतरा बढ़ेगा, स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अब सरिया ज़्यादा डालेंगे तो कंक्रीट फेल हो जाएगा। आपका कॉलम 2 मटेरियल से बना है, एक कंक्रीट से बना है और दूसरा स्टील से बना है। अगर स्टील ज़्यादा डालेंगे तो कंक्रीट फेल हो जाएगा,
स्टील कम डालेंगे तो स्टील फेल हो जाएगा। तो आप इतना डालिए कि स्टील और कंक्रीट एक साथ फेल हो, लगभग बराबर समय में या थोड़ा पहले स्टील फेल हो। तो इसके लिए आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करानी पड़ेगी। स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स अगर मिलेंगे तो आपको ड्राइंग बना के देंगे तो वो सबसे बेस्ट होगा। अंदाजे से लगाएंगे तो हमेशा गलती करेंगे। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लीजिए हम लोग कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो उसमें कॉलम का साइज और बीम का साइज कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? हमें कैसे पता लगेगा कितना इतना रखना चाहिए? देखिए, ऐसे तो अगर आप डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन करने का मतलब होता है कि हर कॉलम पे कितना लोड आ रहा है उसके हिसाब से कैलकुलेशन करें तो हमें पता चलता है कि किस कॉलम में लोड, क्योंकि कॉलम में लोड अलग अलग सब कॉलम में लोड अलग अलग आ सकते हैं, तो अलग अलग साइज भी कॉलम का हो सकता है। लेकिन अगर आप कॉलम का साइज अलग अलग रखेंगे तो आपको कंस्ट्रक्शन के टाइम में चैलेंजेज अलग आएंगे, क्योंकि उसकी शटरिंग भी बनानी है, अलग अलग साइज़ के शटरिंग के लिए अलग अलग साइज़ का मटेरियल चाहिए होगा। तो ये रिकमेंडेड है कि आप एक ही साइज़ के कॉलम इस्तेमाल करें और जो सरिया है वो कम ज़्यादा कर लें। तो देखो, कॉलम का साइज़ वो सबसे बेस्ट होता है। अगर आप 230 mm का वॉल, हमारा जो नॉर्मल वॉल की थिकनेस होती है 230 mm होती है, लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं कि इंटरनल वॉल का थिकनेस 115 mm ही रखते हैं, यानी 5 इंच रखते हैं। तो देखिए, कॉलम फिर भी आपको 230 mm चौड़ाई तो उसकी रखनी चाहिए और जो उसकी लंबाई है वो कम से कम 300 mm रखना चाहिए। तो 300 mm बाई 230 mm, जब आपका कमरा 10 बाई 12 से ज़्यादा ना हो। लेकिन अगर आपका कमरा 10 बाई 12 से ज़्यादा आ रहा है, 10 बाई 12 15 का कमरा है, तब आपको देखो, ऐसे तो मैं जो बोल रहा हूँ इसको शाश्वत सत्य मत मानना, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भी आप सिंपल सा डिसाइड करो कि जो कॉलम है और उससे दूसरे कॉलम की दूरी ज़्यादा है तो समझो कि उस पर लोड ज़्यादा आएगा, और एक कॉलम है और उसके दूसरे कॉलम, बाकी के कॉलम उसके पास पास हैं, तो लोड क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिस्ट्रीब्यूट होता है सभी पे। जो पास है उसमें भी जाएगा। तो जब पास पास में कॉलम है तो कॉलम का साइज कम होगा, अगर दूर दूर में कॉलम है तो कॉलम को थोड़ा आप बढ़ा सकते हैं, यानी 230 बाई 500 कर लीजिए। तो इस तरह से कॉलम का साइज डिसाइड करना है। बट ये बिल्कुल कैलकुलेशन का मैटर है। आप कोई स्ट्रक्चरल इंजीनियर को हायर करिए, 20-50 हज़ार रुपये दीजिए, उस बंदे का भी ज़िंदगी चलेगा और आपका भी घर अच्छा बनेगा, मजबूत बनेगा, लाइफ लॉन्ग रहेगा। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे मान लीजिए कभी कभी हम किसी के घर में घुसते हैं, एंट्री करते हैं, नीचे ग्राउंड फ्लोर की बात कर रहा हूँ, ग्राउंड फ्लोर में एंट्री करते हैं तो मज़ा आ जाता है एकदम से। क्यों मज़ा आ जाता है? उसकी सीलिंग हाइट जो है या उसकी जो लिंटल हाइट है वो सर, या स्लैब हाइट है, बहुत ऊंची होती है। तो लोग बाग, मैंने अधिकतर ये देखा है कि लोग बाग ग्राउंड फ्लोर की जो हाइट है फ्लोर की वो बहुत ऊंची रखते हैं। तो ऐसे क्यों रखते हैं? और एस्थेटिकली बहुत अच्छा लगता है, मैंने देखा है इतना। तो देखो, सबसे पहली बात, हाइट, लेवल, ये सब चीज़ें डिसाइड करने के पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप अपना घर का जो कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं उसका लेवल क्या है। एक होता है नॉर्मल कंस्ट्रक्शन, एक होता है थोड़ा प्रीमियम कंस्ट्रक्शन, और एक होता है लग्जरी कंस्ट्रक्शन। तो आप पहले डिसाइड करिए कि आप कौन सा कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। मैंने कई बार ये देखा है कि आपने घर बना रहे, एकदम गली में कहीं पे एक छोटा सा घर है और उसमें आपने लगा दिया, तो एक होता है ना कि बूढ़ी गोरी लाल लगाम, एक होता है ना कि बूढ़ी गोरी लाल लगाम। तो देखो, आपको सब चीज़ का बैलेंस बनाना है। अगर आपका घर, आपको पता है कि आप रेंट पे देने वाले हो या फिर ये कोई बहुत अच्छे जगह, महंगे जगह में नहीं है, तो आप उसका लेवल उसी हिसाब से डिसाइड करो। आप उस वहाँ पे आप अननेसेसरी बहुत 12-12 फीट का सीलिंग हाइट दे दोगे, आपके खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन आपका प्राइस, घर का अप्रिशिएशन उस हिसाब से नहीं होगा। तो आपको देखना है कि एरिया कैसा है, आपको आपका बजट क्या अलाउ कर रहा है और आपका घर का लेवल किस तरह का बनाना है। उस हिसाब से आपको सीलिंग हाइट डिसाइड करनी चाहिए। अगर नॉर्मल घर है तो आप 9 फुट रख सकते हैं मिनिमम, 9 फुट, 10 फुट, 11 फुट, 12 फुट तक आप सीलिंग हाइट रखेंगे। सीलिंग हाइट जब ज़्यादा रखेंगे तो आप अपना लिंटल की हाइट भी ज़्यादा रखिए। दरवाजे का हाइट, मैंने कई बार देखा है कि आप 12 फुट का घर तो सीलिंग हाइट दे रहे हैं और 7 फुट का बना रहे हैं दरवाजा, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो उसमें सर कितना देना चाहिए? 12 फुट में अगर आपने 12 फुट सीलिंग हाइट रखे तो कम से कम 8-8.5 फीट का दरवाजा बनाइए, तब आपका वो प्रीमियम लुक आएगा। जब आप दरवाजे में इंटर करोगे तो लगेगा कि कहीं अच्छे जगह पे इंटर कर रहे हो। तो इन सब चीज़ों का ख्याल आप, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, पढ़ाई नहीं है, तो आप गलती करोगे। और जब आप कोई इम्पोर्टेंट और लग्जरी बनाने की कोशिश कर रहे हो तो तब तो आप एकदम एक्सपर्ट हायर करो और उनको बताओ कि आपको किस लेवल का घर चाहिए,
आर्किटेक्ट से बात करोगे, सब कुछ बताओगे तो एक अच्छी चीज़ निकल के सामने आएगी। तो सर मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने लग्जरी बनवाया अपना, मैंने 12 फीट का सीलिंग हाइट दिया और 8-8 फुट के गेट हाँ, तो दिए। बिल्कुल सही। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब हम लोग टाइल या मार्बल लगाते हैं, ठीक है, तो कोई लोग बोलता है कि टाइल मत लगाइए, मार्बल लगाइए, मार्बल लॉन्ग लास्टिंग है, या कोई बोलता है सस्ता है, टाइल लगा लो, काम चला लो अभी फिलहाल के लिए अगर बजट नहीं है। तो सर हमें बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, हम टाइल लगाएं या मार्बल लगाएं? देखो, टाइल है या जैसे कपड़ा है, कपड़ा भी जो है समय के हिसाब से फैशन उसका चेंज होता रहता है। तो मैं ये कहूँ कि आज के डेट में टाइल का फैशन है और आप मार्बल लगा लो। मार्बल आज से 20-30 साल पहले लगा करता था। आजकल टाइल में इतने इन्वेशन हो गए हैं और टाइल इतने मजबूत आ रहे हैं और तरह तरह के टाइल आ रहे हैं। तो टाइल से जो घर का लुक बनता है वो एक अल्टीमेट लेवल का होता है। तो आज तो मैं ये कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आपको मार्बल लगाना चाहिए, बट डेफिनेटली अगर आप मजबूती और टिकाऊ में अगर देखेंगे तो मार्बल ज़्यादा टिकाऊ है। लेकिन मार्बल का जो फिनिश है वो बहुत जल्दी डल पड़ जाता है, आपको बार बार उसको मेंटेन करना पड़ेगा, घिसवाना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकली हो नहीं पाता है। आपने एक बार लगवा दिया तो कौन उसको घिसवाता रहता है। टाइल की ग्लेजिंग जो है लंबे समय तक रहती है, एक अच्छा फील देता है, बट थोड़ी वीक होती है। अगर कोई गिर जाए, कुछ हो जाए तो क्रैक होने के चांसेस होते हैं, बट अदरवाइज ओवरऑल आप देखोगे तो परफॉर्मेंस टाइल का बहुत अच्छा है। तो आज के डेट में आप टाइल्स लगाइए। टाइल्स में भी मोटी टाइल्स है, पतली टाइल्स है, डबल चार्ज टाइल्स है, सिंगल चार्ज टाइल्स है। तो आप अपने बजट के हिसाब से उन सब चीज़ों को डिसाइड कर सकते हैं। सर जैसे हम लोग मेन जो जैसे मेरे इलाके में जो घर बन रहे हैं, मेरे एरिया में जो घर बन रहे हैं सर, उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो भी कॉन्ट्रैक्टर को आती है, ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने डिज़ाइन नहीं कराया अपना घर आर्किटेक्ट से, तो कॉन्ट्रैक्टर को जो प्रॉब्लम आती है सबसे ज़्यादा आती है स्टेयर केस बनाने में। ठीक है, स्टेयर केस में इतनी प्रॉब्लम आती है, कभी होता है कि एक स्टेप ऊपर पहुंच जाता है, या एक स्टेप बहुत छोटा बनता है ऊपर वाला, या नीचे वाला छोटा बनाना पड़ता है, नीचे वाला क्या ऊपर वाला छोटा बनाना पड़ता है, क्योंकि वहीं पे खत्म होता है सर ये स्टेप। तो ऐसा इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें? इसका देखो, ये तो सिंपल है कि अगर आप ऑन द स्पॉट करोगे तो गलती होगी, एक इंजीनियर से भी हो जाएगी। आपको पहले अपने एक ड्राइंग बनानी चाहिए या बनवानी चाहिए। बिना ड्राइंग के स्टेयर केस हमेशा गलत ही बनता है, कभी सही नहीं बन पाता। ऑन द स्पॉट स्टेयर केस सही बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हाँ, कुछ लोग हैं जो पहले शटरिंग करते हैं, हाइट को मेजर कर लेते हैं, मेजर करके कुछ कैलकुलेशन करते हैं, तो मोटा मोटी समझो कि एक रफ स्केच वो बनाते हैं। अगर इतना कोई दिमाग लगा के कर सकता है ऑन द साइड तब तो ठीक है, अदरवाइज क्योंकि देखो अगर आपने नक्शा नहीं बनाया पूरे घर का तो आप स्टेयर केस तो बनाने जाओगे नहीं। लेकिन दिक्कत यही होती है कि जब आपके स्टेप सही ना बैठे, क्योंकि देखो अगर घर में 6 इंची का स्टेप से अगर आप ज़्यादा रखोगे तो वो कंफर्टेबिलिटी नहीं रहती है चढ़ने में, वो रिस्की होता जाता है। 7 फीट, अब लोग 7 इंच का रखते हैं, 7 इंच तक चलता है, लेकिन कई जगह 8-8 इंच 9 इंच तक अब सर किसी का घर मान लीजिए 50 गज का ही है, तो उसमें वो इतना बड़ा स्टेयर केस निकाल देगा तो फिर रहेगा कहाँ? हाँ, तो फिर भी उसमें क्या बेस्ट है, जब एक इंजीनियर या आर्किटेक्ट जब उसको ड्राइंग बनाता है तो वो एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, तो आपको बेस्ट जो है कम जगह में निकाल के देगा। वो ड्राइंग में ही वो सारा रिसर्च कर लेगा ना। आप वहाँ ऑन द स्पॉट रिसर्च करेंगे, कुछ गलती हो जाएगी, वो लाइफ लॉन्ग के लिए गलती रहेगी, आप फिर उसको तोड़ेंगे नहीं ना। जब आप 50 गज का घर ही बना रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि बार बार तोड़ तोड़ के बनाओगे, आपका बजट डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा। तो बेहतर है कि आप उसको पहले एक बार बना लें, स्केल पे बन जाएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है। सर मान लीजिए मेरा घर 50 गज का है, ठीक है, तो या 50 गज का है, या मेरा घर का जो विड्थ है वो बहुत कम है और लंबाई है वो बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे घरों में मैंने देखा है मोस्टली वेंटिलेशन का बहुत प्रॉब्लम आता है। तो सर उसको मैं कैसे हेल्प कर सकते हैं, उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन बना सकते हैं उसमें? देखिए, ये तो सबसे बड़ा, इसमें मैं भी बहुत जूझता रहता हूँ और मुझे भी ये बहुत पसंद नहीं आता कि आप एकदम वन साइड ओपन घर रखें। लेकिन आजकल सर लोगों के पास इतना पैसा बजट नहीं है, प्लॉट बहुत छोटे छोटे हो गए हैं। तो देखिए उसमें सबसे अच्छा तरीका है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि पीछे भी थोड़ा 2-4 फीट पीछे छोड़ देते हैं, 5 फीट आगे छोड़ देते हैं। तो 4 फीट जब आप पीछे छोड़ते हैं उसके साथ एक प्रॉब्लम क्या आती है कि पीछे छोड़ने से अच्छा उसको बीच में कहीं एडजस्ट करिए, कटआउट डालिए, क्योंकि जब आप बीच में कटआउट डालते हैं ना तो उसके चारों तरफ जगह मिलता है, आप चारों तरफ से वेंटिलेट कर सकते हैं अपने घर को। लेकिन अगर आपने पीछे छोड़ा तो सिर्फ एक तरफ से वेंटिलेशन होगा, पीछे आपका वो यूजलेस हो जाता है। देखिए इसका 2 तरीके हैं। अगर आपके एरिया में, क्योंकि ये एरिया पर डिपेंड करता है, जैसे हमारे यहाँ बिहार में जब घर बनते हैं ना तो कभी सटा के कोई घर बनाता नहीं है, मिनिमम 2 फीट 3 फीट छोड़ते बात हैं। कर रहे हैं आप एक प्रीमियम कॉलोनी? नहीं, प्रीमियम कॉलोनी के नहीं, ये प्रैक्टिस की बात है। लोग क्या करते हैं कि थोड़ा 1 फीट 2 फीट छोड़ते हैं, फिर सामने वाला भी 2 फीट, तो एक 4 फीट का जगह हो गया तो एक अच्छा वेंटिलेशन बन जाता है।
लेकिन जब यहाँ मैं दिल्ली वल्ली में देखता हूँ कि यहाँ पे घर जो है, यहाँ तक कि बड़े बड़े प्रीमियम बंगले भी डिज़ाइन होते हैं, वो भी रो हाउसेस में एकदम एक से एक सट के बनते हैं। तो उसमें फिर यही है कि आगे पीछे है तो आपका वेंटिलेशन आगे पीछे होगा। अगर आगे पीछे भी बहुत ज़्यादा अगर लंबा आपका घर है तो बीच में आप उसको बना दीजिए डक्ट, थोड़ा बड़ा बनाइए ताकि बेटर वेंटिलेशन और लाइट भी आए, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्तु, आजकल लोग घर बनाने से पहले वास्तु के हिसाब से डिज़ाइन कराते हैं कि वास्तु के हिसाब से हमें गेट इधर नहीं रखना है, इधर रखना है, मतलब हमें वॉशरूम इधर नहीं बनाना है वास्तु के हिसाब से। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि वास्तु के हिसाब से हमें घर बनाना चाहिए या नहीं? आप वास्तु के हिसाब से गाड़ी खरीदते हो या गाड़ी चलाते हो वास्तु के हिसाब से? बिल्कुल सर, खरीदते हैं गाड़ी वास्तु के हिसाब से। आप कभी गाड़ी इधर है तो वास्तु के हिसाब से इधर घुमा दिया तो वास्तु खराब हो गया उसका। देखो आप कुछ चीज़ों पे ये तो, एक तो वास्तु को मानना ही नहीं, मैं तो मानता नहीं हूँ वास्तु कुछ होता है, लेकिन फिर भी वास्तु से ज़्यादा आप जो है ना नेचर का जो लॉ है उस पर भरोसा करिए। देखिए धूप घर में आनी चाहिए, ये आपको इस तरह से उसमें वेंटिलेशन देना है, खिड़की देना है कि उसमें धूप आए। धूप आएगा तो डिसइंफेक्शन होगा आपके घर का। बिल्कुल सर। घर में वेंटिलेशन होना चाहिए प्रॉपर, वेंटिलेशन होगा तो डिसइंफेक्शन होगा और बीमारियां नहीं रहेगी। तो ये 2-3 चीज़ों को इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जहाँ तक वास्तु की बात है तो जो मेरे हिसाब से 2-3 चीज़ें जो मैं वास्तु के हिसाब से जानता हूँ, जो मैं बताता हूँ कि अगर आप घर से, जो आपका मेन गेट है, जब आप बाहर निकल रहे हो तो आपका फेस साउथ की तरफ नहीं होना चाहिए। पहला वास्तु का रिकमेंडेशन है। दूसरा वास्तु का रिकमेंडेशन है कि किचन और बाथरूम एक दीवार से सटे नहीं होने चाहिए और ये जो है इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप एक पाइपलाइन लाओगे, इधर जाएगा उधर जाएगा, ड्रेनेज में आसानी होगा, पाइपिंग में आसानी होगा। और आप अलग करोगे तो आपका फिर वो पाइपिंग बढ़ेगी, ये सब खर्चे बढ़ेंगे। तो देखो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। जो फंक्शनल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था आप एक जगह रखते तो आपका फंक्शनल प्रॉब्लम सॉल्व होता, आप उसको अलग रखोगे तो दूसरा प्रॉब्लम आएगा। और तीसरा जो वास्तु का रिकमेंडेशन है कि जो अब आप मंदिर बनाते हो अपने घर में, तो मंदिर का फेस जो है वो साउथ के साइड में नहीं होना चाहिए। ये 3 जो है वास्तु के मेन चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपका फेस ही लैंड का साउथ साइड में है, फिर आप कैसे करोगे बताओ? आपका ओपनिंग छोटा है तो उसमें क्या करोगे कि जुगाड़ करोगे, इधर जाके फिर इधर से एंट्री करोगे, तो वो सब कर सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप लग्जरी कोई घर, बड़ा सा प्लॉट है, उसमें छोटा घर बना रहे हो तो आप वास्तु के हिसाब से बना सकते हो। लेकिन जब आपका लैंड ही कांस्टेंट है, उसमें हर चीज़ वास्तु के हिसाब से पॉसिबल नहीं है। और अगर आप वास्तु के चक्कर में अपने घर का फंक्शनलिटी को ख़राब किया तो वो लाइफ लॉन्ग आपको झेलना है। आप देखो कि आपको वास्तु इम्पोर्टेंट है या फिर फंक्शनलिटी इम्पोर्टेंट है। सर मैंने काफ़ी सारे ऐसे केसेस देखे हैं, इवन दो मेरे साथ भी ये हुआ है कि मान लीजिए कि मैंने घर कॉन्ट्रैक्टर को बनाने के लिए दिया, ठीक है, मैंने बस उससे बोल दिया कि हाँ मैं इतने स्क्वायर फीट का इतना पैसा दूंगा, बाद में आप लिंटल मेरा नाप के पैसा जो भी होगा मैं आपको दे दूंगा। लेकिन क्या होता है बाद में काफ़ी सारी चीज़ें निकल के आती हैं कि अरे मैंने ये भी एक्स्ट्रा काम किया, ये एक्स्ट्रा काम किया, ये हमारे उसमें नहीं था, ये आपने बताया नहीं था हमें। तो इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए बाद में जो कन्फ्लिक्ट होते हैं कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट के बीच में, तो इस कन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए हमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो एक कॉन्फ्लिक्ट से बचाना बहुत मुश्किल है कि ये चीज़ें आप सीखेंगे एक्सपीरियंस के हिसाब से ही। तो बेहतर है कि आप किसी कंसल्टेंट को हायर करें जो आपका ड्राइंग वगैरह बना रहा है, क्योंकि उनको प्रॉपर एक्सपीरियंस होता है। उनको ही बोले कि आप कॉन्ट्रैक्टर से डील करने में हमारी मदद करिए, तो वो आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन बना देंगे और डॉक्यूमेंटेशन पे साइन कराइए, क्या काम करना है नहीं करना, कुछ मिस तो नहीं हो रहा है। एवरीथिंग जितना ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड रहेगा उतना कॉन्फ्लिक्ट कम होगा, क्योंकि आप पहली बार घर बना रहे हैं, वो रोज़ घर बना रहे हैं, उनको सब कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पता है। तो एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस केस में। जो लोग रोज़ जो 4 घर बना चुके हैं, जैसे आपने एक घर बनवा लिया, अब दूसरे घर बनवाओगे तो आपका कॉन्फ्लिक्ट 90% अपने आप रिड्यूस हो जाएगा, तीसरा बनाओगे तो वो भी 99% है। तो ये एक्सपीरियंस पे चलता है, इसमें मैं अभी 2 मिनट में कोई ज्ञान नहीं दे सकता आपको। बिल्कुल सर जैसे मान लीजिए हम कभी मैंने देखा है कि लिंटल जो होता है हमारा, जब कास्टिंग होती है लिंटल की, लिंटल मतलब स्लैब yes. जो छत होती है हमारी, छत डलती है हमारी, तो सर जब उसका थिकनेस कितना होना चाहिए? और उसमें मैंने देखा है सर, जैसे मैंने अपना घर डिज़ाइन कराया था तो उसने आर्किटेक्ट ने क्या बोला था हमसे कि जो भी लिंटल में सरिया पड़ेगा स्टील जो डलेगा वो 8 mm का डलेगा। बट जब वो एक्चुअल में मेरे पापा ने स्टील देखा 8 mm का, तो मेरे पापा ने मना कर दिया कि डायरेक्ट 10 mm का लगाओ, 10 mm से कम नहीं लगाना चाहिए। लगवा लेते और मजबूत हो जाता
12 से सर ओवर बजट जा रहा था, लेकिन हाँ ये है कि आसपास सभी का 10 डल रहा था। भले ही हमने डिज़ाइन कराया, उन्होंने डिज़ाइन नहीं कराया था, हमने प्रॉपर तरीके से बड़े बड़े कॉलम दिए हैं, बीम दिया है पूरा, तो वो लोड डाइवर्ट हो जाएगा उस पर, बट फिर भी मेरे पापा ने 10 का लगाया। देखो इसमें वही है, आप इमोशन से खेल गए, इमोशन से घर नहीं बनता है। अभी पहले शुरू में ही बताया कि ज़्यादा सरिया यानी लाइफ कम। अब आपने सरिया ज़्यादा स्लैब में डाला, अब उसमें जंग लगेगा। जंग एक है चेन रिएक्शन, एक सरिया में लगेगा वो पूरे सरिया में फैल जाएगा। तो तरीका ये है कि आप सरिया उतना ही डालो जितना ज़रूरत है, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से कवर ब्लॉक दे के वाइब्रेट करके उसको कवर करो कि उसमें जंग ना लगे। आप कितना भी सरिया डालोगे, जंग लग जाएगा, लाइफ खत्म हो जाएगी। और जितना ज़्यादा सरिया उतना वेनरेबल रहेगा जंग लगने के लिए। सर इसमें जैसे मान लीजिए जब हम लिंटल डलाते हैं तो ठीक है, मेरे पास मैं भी थोड़ा सा, मैं इंजीनियर हूँ, मैंने अपना घर बनाया, तो आसपास लोगों के घर बनते हैं, तो ऐसे ही निकलता हूँ तो पूछ लिया जाता है मुझसे कि कौन, हम लिंटल डलवाने वाले हैं, अपना छत डलवाने वाले हैं, तो इसमें कौन सा सीमेंट यूज़ करें? नॉर्मल जो जिससे हम प्लास्टरिंग वगैरह करते हैं या जिससे चिनाई कराते हैं वो सीमेंट यूज़ करें, या एक और सीमेंट आता है हाइड्रोफोबिक, ठीक है, वो यूज़ करें? मैंने तो अपने में हाइड्रोफोबिक यूज़ किया। मैं तो अपफ्रंट आके लोगों को बताता हूँ भाई हाइड्रोफोबिक यूज़ कर लो, ताकि आपकी कभी फ्यूचर में सीलन वगैरह नहीं आएगी। तो आपका क्या कहना है सर इस पर? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है कि आप कोई भी सीमेंट यूज करेंगे तो सीलन ना हो और ये ना हो। आपको अगर आपको सीलन रोकना है या वाटर सीपेज रोकना है तो आपको वाटर प्रूफिंग कराना चाहिए। सीमेंट में थोड़े बहुत गुण होते हैं, कुछ वो लोग एडिटिव डालते हैं, लेकिन वो 100% सॉल्यूशन नहीं है किसी भी सीलन को, किसी भी इसको रोकने का। तो बेटर है कि आप एक नॉर्मल सीमेंट यूज करें, प्रॉपर अमाउंट में यूज करें और उसके बाद वाटर प्रूफिंग कराएं। सीमेंट में कुछ मिक्स कर देना सीमेंट के स्ट्रेंथ को कमज़ोर करना होता है, क्योंकि सीमेंट में एक सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। आप उसमें कोई ऐसा मटेरियल मिक्स कर दो, कोई पाउडर जिसमें सीमेंटिंग प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसके बॉन्डिंग को कम ही करेगा। तो बेहतर है कि आप नॉर्मल सीमेंट ओपीसी या पीपीसी इस्तेमाल करिए, प्रॉपर तरीके से करिए और ऊपर से आप वाटर प्रूफिंग कराइए। तो ये सबसे बढ़िया मेरी तरह से सलाह रहेगा। और इन सब मार्केटिंग गिमिक में मत फंसिए, क्योंकि सीमेंट वालों को भी वो सीमेंट ही बेचना है, तो वो भी कुछ गिमिक लेके आते हैं, वो हर साल चेंज होता रहता है। तो जो चीज़ें चेंज नहीं होती हैं वो उसका रियल प्रॉपर्टी है। जो चेंज हो रहा है वो अभी लग रहा है कि सही है, 6 महीने बाद लगेगा इससे गलत हो रहा है, फिर उसको चेंज कर देंगे। तो जो प्रूवन नहीं है, जो चेक्ड नहीं है, वो टेम्पररी रूप से आया है मार्केट में, आप क्यों अपने घर में उसका इस्तेमाल करके उसको अपने घर को प्रयोगशाला बना रहे हो? बिल्कुल सर। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत ज़्यादा कुछ बेनिफिट होने वाला है। सर जैसे मान लीजिए आजकल जब हमारा घर बन जाता है, प्लास्टर हो जाता है, या कोई कॉलम कास्ट होता है या स्लैब कास्ट होता है कोई, ठीक है, तो उसमें लोग बाग क्या करते हैं, कोई क्यूरिंग करता है, पानी डालता है उसमें, ठीक है, तो कोई 10 दिन तक डालता है, 15 दिन तक डालता है, कोई डालता ही नहीं है, कोई अगले दिन ही काम स्टार्ट करा देता है। तो इसका क्या टाइम ड्यूरेशन है? नहीं, देखो कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ हम लोग यूज करते हैं ना डिज़ाइन में, वो 28 डेज वाला स्ट्रेंथ होता है। और कंक्रीट शुरू में ज़्यादा स्ट्रेंथ जल्दी गेन करता है, धीरे धीरे स्लो हो जाती है, उसकी रिएक्शन स्लो हो जाती है। तो शुरू के 2-3 दिन बहुत तेज़ रिएक्शन चलती है उसमें। तो सबसे शुरू के मैंने 5-6 घंटे के बाद आप कोशिश करो कि कम से कम 1 हफ्ते तक आपका पूरा जो कंक्रीटिंग है वो तर रहे, भीगा रहे, उसको पानी की कमी ना हो। बाकी उसके बाद तो आप थोड़ा कम भी रखोगे, क्योंकि रिएक्शन बहुत स्लो हो जाते हैं, तो डालते रहोगे पानी दिए थोड़ा बहुत तो चलेगा, नहीं भी डालोगे तो चलेगा। बट शुरू के 7 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे आपसे, आपने बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिए अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। सर आप कुछ कहना चाहेंगे, अपनी एडवाइस देना चाहेंगे, अगर कोई नया घर बनाने जा रहा है तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखे, ओवरऑल क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखे ताकि एक स्ट्रांग, मजबूत, सस्ते में उसका घर बन जाए? देखिए, मैं सबसे पहले सभी लैंड ओनर को यही सलाह दूंगा कि अपना दिमाग मत लगाइए, अपना दिमाग लगा के अपने घर को ख़राब मत करिए, क्योंकि एक छोटी सी खराबी भी लाइफ लॉन्ग आपको कुरेदती रहेगी आपके अंदर कि अरे यार ये मैंने क्या कर दिया। बेहतर है आप एक अच्छे आर्किटेक्ट से मिलिए, रिपोर्टेड आर्किटेक्ट से मिलिए, अपनी रिक्वायरमेंट बताइए, नक्शा बनवाइए, उस नक्शे पे 2-3 महीना अपने घर वालों से डिस्कस करिए, एक एक पॉइंट को डिसाइड करिए और फिर आप साइट पे जाइए। आपके पास प्रॉपर ड्राइंग हो, हर चीज़ अगर आपके पास पहले से डिसाइडेड होगा तो घर बनाने में कोई गलती नहीं होगी और आपका घर एकदम ज़बरदस्त बन के निकलेगा। और आजकल तो ऐसी टेक्निक है कि 3D व्यू भी आप पहले ही देख सकते हैं कि आपका घर बनने के बाद कैसा दिखेगा। तो आप वो सर्विसेज लीजिए, इतने महंगे नहीं हैं। आज आप 1 करोड़ घर में लगा रहे हैं, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख अगर आप कंसल्टेंसी सर्विसेज में लेंगे तो आपका डेफिनेटली आप उससे ज़्यादा वो पैसे आपका बचा देंगे। जो आप अननेसेसरी इमोशन की वजह से आप सरिया ज़्यादा डाल रहे थे, इमोशन की वजह से आप सीमेंट
महंगे वाला खरीद के ला रहे थे, वो सब पैसे वो आपका बचाएंगे और वो पैसे सही जगह इस्तेमाल होगा और आपका घर टिकाऊ और हमेशा बहुत बढ़िया दिखेगा और परफॉर्मेंस उसका अच्छा रहेगा। तो यही मेरा क्लोजर रहेगा। आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है, हम लोग इस वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच सर। इन केस अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में भेज दीजिए, मैं और सर ज़रूर उसका आंसर देंगे। बिल्कुल, नमस्कार। नमस्कार। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बिल्कुल बिल्कुल, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे आग्रह है, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल। तुम ही बोलो, मैं बाहर शुरू में डालूंगा। जैसा कि सर ने बोला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो कर लीजिए प्लीज़ गाइज, मोटिवेशन मिलता है बनाने के लिए वीडियो। नहीं, तुम अलग से बोलो, सब्सक्राइब करिए शुरू में ही।